आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 89 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 90 मुलाहिज़ा फरमाएं। बेख्तियार मेरे जहन में वानहूफ से हासिल किया हुआ वो एक्सप्लोरर रिंग आया जो उस वक्त वीरा की तहवील में था, जो अब तो मुझे भी पसंद है। मार्टिन की हंसी रुक जाने पर मैंने खुश्क लहजे में कहा, और मुझे एतराफ़ है कि तुम एक अच्छे शोबेबाज हो, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। क्या मतलब? वो मेरे बड़ा राज सवाल पर चौंक पड़ा। शायद जो मुझसे ऐसी बेखौफी की उम्मीद नहीं रही थी। मतलब साफ जाहिर है वीरा बतेरे मुलाजमीन की कफालत करती है। तुमने उसकी कुछ नगुफ्तबा मसरूफियात का भी जिक्र किया था जिनसे तुम चश्म पोशी इख्तियार किए रहते हो सकता है कि इसी सिलसिले में उसके कुछ मुखालिफिन भी रहे हो। तो तुम्हारा ताल्लुक उन दोनों में से किस फरीक से है? उसके चौड़े चिकले चेहरे पर संजीदगी बिखर गई। ज्यादा क्या सराइयों से काम न लो, ऐसी कोई सूरत मेरे इल्म में नहीं है। वीरा की नगुफ्तबा मसरूफियात से मेरा इशारा उसके रंगीन मिजाजी से था। बोले मैं भर के लिए खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला, तुम्हें किसी जाए पनाह की तलाश है। आदमी का दामन साफ हो तो शहर में सैकड़ों होटल मौजूद है, मगर तुमने उधर का रुख नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम कानून या अपने कुछ दुश्मनों से छुपते फिर रहे हो। दोनों में से कोई भी सूरत हो, उससे तुम्हारी मशकूक हरकत की निशानदेही होती है, और यही वजह है कि तुम मेरे बारे में अपने माहौल के मुताबिक अहमकाना बातें सोच रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। शहर में मेरे बतेरे ठिकाने हैं, मगर मैं लाउबाली आदमी हूँ। वीरा की ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसी जगह कायम करूँ जहाँ उसकी दस्तरस में रहूँ। उखले बंदों हर जगह नहीं पहुँच सकती। मजाक में शुरू होने वाली नोक चोक बहुत जल्द खतरनाक रुख इख्तियार कर गई थी। लिहाजा मैंने मुताद रवैया इख्तियार कर लिया और बात जारी रखते बोला, मैं यहाँ से जा रहा था तो किसी फुटपाथ पर हरगिज़ कयाम न करता। उसको भी भूल जाओ तो मेरी गाड़ी खुद एक चलता फिरता ठिकाना है, जहाँ चाहो खड़ी कर लूँ। उसके निशिस्ते दो आदमियों के सोने के लिए काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि इस हद तक बात बढ़ जाने के बाद मेरा यहाँ ठहरना मुनासिब न होगा। बेहतर यही है कि अब भी मुझे वापस जाने दो। जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ है, वो फैसला कुन और पुरअतमाद लहजे में बोला। ना मुझे किसी बात का मलाल है, ना तुम्हें अफसोस होना चाहिए। मेरे घर आए हुए मेहमान वापस नहीं जाते, तुम यही ठहरोगे। मुझे अफसोस किसी बात का नहीं है, मगर मैं उलझ गया हूँ। मैंने टटोलने वाली नजरों से उसका जायजा लेते हुए कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उलझन दूर करूंगा। वो कुर्सी में पहलू बदलते हुए बोला, उलझन का महवर तुम्हारी जात है। फाटक से इस कुर्सी तक बरकी और इलेक्ट्रॉनिक शॉपते नजर आ रहे हैं। घर में न जाने और क्या कुछ बिखरा हुआ हो। फिर कुर्सी में पोशीदा बारूद बरसाने वाले नाले भी कम अजीब नहीं है। वीरा ने तुम्हें बीमार करार दिया था। तुम सेहतमंद मगर माजूर नजर आते हो, लेकिन सेहतमंद कहलाने पर मुसर हो। ये देखो। वो अचानक कुर्सी के पायदान पर तन कर सीधा खड़ा हो गया और दोनों हाथ फिजा में लहराते हुए मेरी बात काटते हुए बोला, कौन कहता है कि मैं माजूर हूँ? अगर तुम ना माजूर हो ना बीमार, तो मेरा ख्याल है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैंने उस पर से नजरें हटाए बगैर कहा। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। फजूल बहस मत करो, मैं वीरा को अच्छी तरह जानता हूँ। उसने फोन पर मुझसे बात की है और तुम दोनों की आमद के बारे में बताया। ये सब होने के बाद तुम्हें ये शुबा करने का कोई हक नहीं रहता कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। बस मेरी उस्ताद तबा ने तुमको कुछ हैरान जरूर किया है। इस चार दीवारी में मुझे अपनी आज़ादियां भी स्लिप होती हुई नजर आ रही हैं। वो मेरे क़याम पर जितना इसरार कर रहा था, मैं उसी कदर मुजाहमत किए जा रहा था। मैं उस हिकमत अमली के जरिए अपनी शुबहात की तौसीक या तरदीद करना चाह रहा था जो बादी नज़र में बहुत वजनी और नाकाबिल तरदीद महसूस हो रहे थे। वह मैं तुम्हारा, तुम यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह पूरी आज़ादी के साथ रह सकोगे, और अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। एक लहजे के लिए उसके चेहरे पर तफक्कुर के आसार नजर आए। फिर वो बोला, बाहर भी जा सकोगे, मगर तुम्हारे इल्म में लाए बगैर नहीं। मैंने उसी लहजे में कहा, क्योंकि फाटक खोलने और बंद करने का रिमोट कंट्रोल तुम अपने साथ कुर्सी पर लिए फिरते हो और आईनी फाटक में करंट दौड़ता रहता है। पहली बात दुरुस्त है कि कंट्रोल मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैं इस वसी और अरीज मकान में तनहा रहता हूँ। अपने सारे काम भी मैं खुद ही सर अंजाम देता हूँ। अलबत्ता फाटक में करंट वाली बात सरासर मुबालगे पर मबनी है। जो कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारी कही हुई बात दोहरा रहा हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, वो मजाक था। तुम खुद गौर करो कि ऐसा होता तो अब तक न जाने कितने रागीर और आवारा जानवर बेखबरी में फाटक से बरकी झटके खाकर मर गए होते। गुफ्तगू से उसके तेवर जाहिर हो गए थे। हम वहां अपनी मर्जी से पहुंचे थे, लेकिन अब वह हमें अपने पास रोकने रखने पर अड़ा हुआ था, और यह बात मेरे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थी। बहरहाल मैंने फौरी तौर पर बात बढ़ाने के बजाय वही खत्म करने का फैसला कर लिया। दोपहर में वीरा का फोन आने के बाद ही मैं कोई नई हिकमत अमली वज़ा कर सकता था। मार्टिन व्हील चेयर पर हमें कमरे दिखाने अंदर ले गया। मेरे ज़हन में बार बार यह बात चुप रही थी कि जब वो सेहतमंदी का दावेदार था तो व्हील चेयर को क्यों जान से लगाए फिर रहा था। उसके अलावा पूरे घर का फर्श बिल्कुल सती था और फर्शी कालीनों के रोए पर जा बजा व्हील चेयर के टायरों के निशानात नजर आ रहे थे जो उसके बयान की नफी कर रहे थे। बज़ाहिर यूं मालूम होता था जैसे वो दिन रात उसी कुर्सी पर सवार रहता हो, मगर मैंने वो मुतनाज़ा सवाल दोबारा नहीं छेड़ा।
अंदर तमाम रहायशी सहूलतों से आरास्ता 5 ख्वाबगाहें खाली थी। उसके इसरार पर हमने एक दूसरे से मुत्तसिल और बाथरूम के जरिए अंदर एक दूसरे से मिले हुए 2 अलग अलग कमरे मुंतखब कर लिए। कमरों के बाद हमें बावर्ची खाने की तरफ ले जाते हुए उसने वाजे कर दिया कि वो मुलाजम रखने का आदी नहीं था, ताजा हमें अपने तमाम काम खुद ही सरंजाम देने थे, जिसमें उससे किसी भी वक्त मदद दी जा सकती थी। उसके फ्रिज में फल और सब्जियों से दूध दही तक खुरदोश का सारा सामान भरा हुआ था। डीप फ्रीजर में यकबस्ता गोश्त की वाफिर मिकदार मौजूद थी। वो किचन काउंटर और चूल्हों की बुलंदी थी जो आम बावर्ची खानों से खासी कम थी और वहां खड़े होकर काम करना दुश्वार नजर आता था। अलबत्ता व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स के लिए वो बुलंदी बहुत मौजूद थी। फिर समझ में ना आ सका कि उन वाज़ेह अलामात के बावजूद मार्टिन सिद्धमंदी के तावे पर क्यों पसीद था। सुल्तान इस बारे में मुझसे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन था, जबकि मैं उसे टाले रखना चाहता था। मुझे शुबा था कि मार्टिन ने जो तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ था उसमें यह गुंजाइश भी जरूर रखी होगी कि वो अपनी कुर्सी से उतरे बगैर उस घर में बोला जाने वाला हर लफ्ज सुन सके। उसके जाते ही हम दोनों अपने अपने कमरों में घुस गए। मैं थकान से बेहाल हो रहा था, लिहाजा सीधा बिस्तर पर जा गिरा, मगर चंद मिनट भी न गुजरे थे कि बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी। मैंने बादल नुखास्ता बिस्तर छोड़कर मुश्तरका बाथरूम के दरवाजे से बैरूनी बुलेट सरकाया तो सुल्तान शाह मेरे कमरे में आ गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। उसने मेरे कमरे में घुसते ही बुखलाई हुई धीमी आवाज में कहा, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हम आसमान से गिरकर खजूर में टके हैं। ज़हन पर जोर न तो। मैंने उसी आंख से इशारा करते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, हमारी इत्मीनान के इतना ही काफ़ी है कि हमें वीरा ने यहाँ भेजा है। मगर यह आदमी मेरी समझ में नहीं आया। उसकी हरकतें मुझे पागल कर देंगी। मैं उसका टाइप अच्छी तरह समझ गया हूँ। बेजरर सा खबती आदमी है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कौन सा खबत हुआ कि सेहतमंद होते हुए भी माजूर बना फिरता है। वो शायद दूसरों को मुतहय्यर कर देने के खबत में मुब्तला है। खबती लोग तो अक्सर व बेहतर इससे भी कई गुजरी हरकतें करते नजर आते हैं। तुम्हारा तजुर्बा होगा, मेरे लिए तो नई बात है। मैं इसीलिए उसको इश्तियाल दिला रहा था कि उसकी असलियत का अंदाजा लगा सकूं। मेरा ख्याल है कि हमें उसकी फिक्र में दुबला होने के बजाय फिलहाल लंबी तान कर सोना चाहिए। बेहतर है तो फिर आराम करो। वो फुसमुर्दा लहजे में ये कहता हुआ बाथरूम की तरफ मुड़ गया, मगर उसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा रहे थे। वो समझ गया था कि मैं किसी वजह से खुलकर बात करने से गुरेज कर रहा था। पिछले 2 दिन की थका देने वाली जांगुसल भाग दौड़ के बाद आरामदेह बिस्तर मुयस्सर हुआ तो मैं जरा सी देर में ही ऐसा गधे घोड़े बेचकर सोया कि फिर झंझोड़ कर जगह चाहने पर ही बेतार हुआ। आगे खोलने से पहले हवास बेदार हुए थे और मैंने अपने जिस्म पर किसी के मजबूत हाथों का लम्स महसूस किया था। आंखें खोली तो मार्टिन अपनी व्हील चेयर पर विराजमान मेरे बिस्तर के करीब मौजूद था और उसके चेहरे पर नरमाहट नजर आ रही थी। उठो, वीरा का फोन है। मुझे बेदार होते देखकर उसने कहा, इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग रूम में है, वो लाइन पर मौजूद है। मैंने बिस्तर से उतरकर ड्राइंग रूम की तरफ तकरीबन दौड़ लगा दी। क्या सो गए थी? मेरी आवाज सुनते ही वीरा की तंजिया आवाज सुनाई थी। शायद वो काफी देर से लाइन होल्ड किए हुई थी। अब बिना सोता तो लानत थी मुझ पर। मैंने खुश दिली के साथ कहा, लेकिन तुम तो दोपहर में फोन करने वाली थी और अब शाम के 5 बज रहे हैं। तारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया है। किल की हल्की सी आवाज के साथ इंस्ट्रूमेंट पर वीरा की आवाज अचानक धीमी हो गई। शायद मार्टिन ने गुफ्तगू सुनने के लिए किसी दूसरे कमरे में रिसीवर उठा लिया था। मेरा ख्याल है कि चंद दिन के लिए मुझे जहां रुकना होगा। बाहर से कोई बड़ा आ रहा है, वो कह रही थी। ये ताखीर मेरे लिए अजियतनाक होगी। मैंने एहतजाज अमेज लहजे में कहा, यह आना जाना तो होता ही रहेगा। हमारे प्रोग्राम में तब्दीली ना होना चाहिए, मगर अब तो ये हो ही गई है। उसका पस मंजर इतना संगीन है कि मैं मिलने वाले पैगाम को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस दौरान में तुम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो। मेरी तैयारियों में कौन सा वक्त लगेगा? मैंने एहतजाज अमेज लहजे में कहा, तुम मुझे दिन बताओ। बता दूंगी। ये सुनाओ कि मार्टिन के पास कोई तकलीफ तो नहीं है तुमको? होते होते रह गई, अब सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने बेपरवाही से कहा, क्या मतलब? क्या उससे भी उलझ पड़े थे? वो मुझे मरऊब करने के चक्कर में था। अगर वो अपने शोबदों समेत किसी सर्कस में मुलाजमत करता तो तमाशाइयों से बेपनाह दादो तहसीन वसूल करता, लेकिन बदकिस्मती से वो साहिब हैसियत है और अपने मेहमानों पर शोबदे आजमाता है। इब्तिदा में जरा नोक झोंक हुई थी, अब खैरियत है, लेकिन तुमने ताखीर की खबर सुनाकर सारा मूड गारत कर दिया है। मजबूरी है, मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, अपने माली मसाइल पर भी बात करना चाहता हूँ। मैंने मुताद लहजे में कहा, उसकी फिक्र न करो, 1 से 1 लाख तक जो रकम चाहो मिल जाएगी, मगर मुलाकात फिर भी जरूरी है। मैंने इसरार किया। मुझे गुफ्तगू में यह एहतियात रखना थी कि मार्टिन जो गुफ्तगू सुन रहा था किसी नुक्ते की बिना पर मेरे जहन में मौजूद खदशों से आगाह ना हो सके। मैं किसी वक्त उस तरफ चली आऊंगी। मार्टिन को वहम हो गया है कि मैं अपने दुश्मनों या कानून से चुपता फिर रहा हूँ। तुम भी मिलने इधर आ गई तो उसके शुबहात को तकवीयत मिलेगी। बाहर कोई प्रोग्राम क्यों नहीं रख लेती? मैंने नफरतुल अल्फाज में उससे कहा। तेरा बहुत होशियार औरत थी, फौरन ही भाप गई कि दाल में कुछ काला है। उस नुक्ते पर जरा भी बहस किए बगैर फौरन ही बाहर मुलाकात पर आमादा होगी। फिर 8 बजे ओल्ड क्लिफ्टन की पार्किंग लॉट में मिलो, मैं पहुंच जाऊंगी। मजीद चंद रस्मी बातें करके उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो राहदारी में मार्टिन से मुठभेड़ हो गई। क्या बातें कर आए हो वीरा से?
मुझे देखते ही उसने कुछ दिली के साथ सवाल किया। वो मेरा और उसका जाती मामला है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं तुम्हारा मेहमान जरूर हूं, लेकिन तुम्हें अपनी निजी मसरूरियात में इस हद तक दखील होने की इजाजत नहीं दे सकता। ओह, बुरा मान गए। वो भोंडे अंदाज में हंसते हुए बोला, मेरा तो ख्याल था कि वीरा से प्यार मोहब्बत की बातों के बाद तुम्हारा मूड खुशगवार हो गया होगा। मालूम होता है कि उससे लड़कर आए हो। हम दोनों बाहर जा रहे हैं। मैंने खुश लहजे में कहा, वीरा से बाहर मुलाकात का प्रोग्राम है, वापसी देर होगी। किन दोनों की बात कर रहे हो तुम तो जा ही नहीं सकते। उसने संजीदगी के साथ कहा। क्या मतलब? मैं तेजी के साथ उसकी तरफ पलट पड़ा। क्या फिर कोई मजाक सूझा है? मजाक नहीं, इस बार हकीकत है। वो ठठाई के साथ बोला, तुम नहीं जा सकोगे, हो सके तो रोक कर दिखा देना। मैंने उसीले लहजे में कहा, मुझे पाकर कुत्ते ने काटा है जो तुम्हें रोकूंगा। गाड़ी तुम्हारा दोस्त ले गया है, अब तुम पैदल तो जाने से रहे। ये कहकर वो दीवाना वार हंसने लगा और मैं खिफत अमेज अंदाज में उसे घूर कर रह गया। सुल्तान शाह की वापसी तक इंतजार जरूरी था, लिहाजा मैंने वक्त गुजारी के लिए मार्टिन को अपने कमरे में चलने की दावत दे दी, जो उसने खुशगवार हैरत के साथ कबूल कर ली। उस कमरे में छोड़कर मैं गुस्ल खाने में जा घुसा और चंद मिनट बाद ताज़ा दम होकर बाहर आया तो मार्टिन मेज पर विस्की की बोतल, आइस बाट और 2 गिलास सजाए मेरा मुंतजिर था। मैं उसके मकारी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। शायद वो मुझे नशे में मदहोश करके मेरी जुबान खुलवाने की फिराक में था। मेरी यहाँ आमद के बाद तुमने पहली बार कोई ढंग का काम किया है। मैंने मेज पर सजी हुई अशिया पर पसंदीदगी की निगाह डालते हुए कहा, इस वक्त 1-2 गिलास बड़ा लुत्फ देंगे, यानी बड़े से इब्तिदा करोगे। उसने बोतल खोलते हुए इस्तफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। ना ना, मैंने बुकला कर कहा, मैं शौकिया पीता हूँ, आदि नहीं हूँ। ज्यादा पी लूँ तो सब कुछ उलट जाता है। वो मारीखे अंदाज में सर हिलाते हुए दोनों गिलासों में अंडेलने लगा और मैं उसके मुकाबले चमका। मुहतात रहने की अदाकारी करते हुए उसने मेरे पहले ही गिलास में मिकदार ज्यादा रखी। अपनी दानिश में मेरे लिए जाल तैयार कर रहा था और मैं दिल ही दिल में उसकी नादानी पर हंस रहा था कि वो मुझ पर बिला वजह अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा था। बोतल खाली होती रही, चाल मैदे में उतरकर खोपड़ी पर सवार होता रहा। फिर जल्द ही मार्टिन की आंखों में खुबार के सुर्ख टोरे तैरने लगे और वो अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे दाएं बाएं चुलने लगा। मगर मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो खुद भी बिलानोश था और महज मुझे दिखाने के लिए नशे में होने की अदाकारी कर रहा था, ताकि उसे चौपट देखकर मैं खुलकर पीने लगूं और जब ज़हनी एतबार से नाकारा होकर रह जाऊं तो मुझ पर सोचे समझे अंदाज में चिरा शुरू कर दे। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि वो अदाकारी कर रहा था तो मैं क्यों पीछे रहूं। अगले गिलास का आगाज करते ही मैंने उर्दू शायरी पर मशक़े सितम शुरू कर दी और उस हवाले से इतनी तेजी के साथ उससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश शुरू कर दी कि वो बुखला कर अपनी व्हील चेयर को मुझसे दूर हटा लगा। तुम मुझसे डर रहे हो अंकल मार्टिन, मैंने कहका लगाकर फिजा में हाथ लहराते हुए कहा। अंकल कहा तो मैं जान से मार दूंगा। वो मुझे घूरते हुए उसीली आवाज में घुराया। अभी मैं इतना उम्र रसीदा नहीं हुआ कि तुम जैसे पूरी उम्र के नौजवान मुझे अंकल समझ लगे। उम्र नहीं, मैं तो तुम्हारी माजूरी की वजह से हमदर्दी से तुम्हें अंकल समझता हूँ, मैंने बहकी हुई आवाज में कहा। शट अप, नो अंकल बिजनेस। वो इस बार असूदा लहजे में घुरा था, जैसे उसे इत्मीनान हो गया हो कि मैं वाकई नशे की झोंक में बहक चला था। तुम मुझे मार्टिन, सिर्फ मार्टिन कहोगे, मुझे तुम लंगड़े मालूम होते हो, सिर्फ मार्टिन, मैंने उसका मुज़हक्का उड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर लहजा भर के लिए हैरत के आसार नजर आए। फिर वो बोला, तुम बकवास करते हो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम कुर्सी से एक झटके से उठे थे और फिर चले बगैर दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम लंगड़े हो, वरना मुझे अभी चल कर दिखाओ। मैंने फिजा में हाथ लहराते हुए पुरजोर लहजे में कहा। फर्ज करो कि मैं लंगड़ा हूं तो इससे तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? और तो मुझे घूरते हुए खुश्क लहजे में सवाल किया। कुछ भी नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। लंगड़ा होने या ना होने से तुम्हारी सेहत का ही ताल्लुक है। बस ये जाहिर हो जाता है कि वही चेयर तुम्हारा शौक नहीं मजबूरी है और वीरा तुम्हारी मजबूरी। उसने तजस्सुस समेत लहजे में सवाल किया। फिलहाल तो है, मैंने अफसरदा लहजे में एतराफ किया। बेमहर भी है और बेवफा भी, मगर फिर भी उसे अपना कहने को दिल चाहता है। हो सकता है कि कुछ दिन साथ गुजारने के बाद उसकी खराबियां भी नजर आने लगे। तुम उसके लिए क्या काम करते हो? मैं ज़ियानी अंदाज में हंसा। आशिक इश्क के अलावा और क्या कर सकता है? फिर उसकी तरफ झुककर राजदाराना लहजे में बोला। वैसे वो मुझे भी पुरस्कार नजर आती है। अब यही देख लो कि कई दिन से लापता थी, आज मिली तो मुझे तुम्हारे यहाँ कायम करने का मशवरा दे बैठी। उसका ख्याल है कि उसका कोई दुश्मन खुद उसकी और उसके दोस्तों की ताक में है। नाम क्या है तुम्हारा? परवरावी में अपनी तजस्सुस को लफ्जों में ढाल बैठा। राना आबिद अली। मैंने झूम कर कहा, लेकिन सच पूछो तो भंवरे का कोई नाम नहीं होता। वो नित्य नए रसीले फूलों की तलाश में बेकरार फिजाओं में आवारा गर्दी करता फिरता है। फिर को नर्म नाजुक सा फूल उसे अपनी फैली हुई पत्तियों में पनाह देता है और वो उस फूल का रूप उजाड़ कर फिर आगे प्रवास कर जाता है। जब चाहो तो मुझे राना भंवरा भी कह सकते हो। करते क्या हो? आवारा गर्दी और आवारा गर्दी, इसके सिवा कुछ सीखा ही नहीं है। अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? वो डटाई के साथ मेरे पेट में उतरने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि वो मेरी और वीरा की गुफ्तगू सुन चुका था, लिहाजा मैंने फिलबदी एक कहानी तराश ली। अपनी महबूबाओं से जेब खर्च वसूल करता हूँ, मैंने फखरिया लहजे में कहा।
आज मेरी मुफलिसी का इशारा पाते ही वीरा ने 1 लाख रुपए की पेशकश की है। अगर तुम लंगड़े ना होते तो तुम भी खासा कमा सकते थे। यानी तुम्हें वीरा से कोई हमदर्दी नहीं है? उसने ताई तलब लहजे में कहा। जब तक उससे दिल नहीं भर जाता मेरी पूरी हमदर्दियां उसी के साथ है। मैं किसी बहके हुए शराबी की तरह रो में आकर उसके सवालात के जवाबात बेतकान अंदाज में दिए जा रहा था। अगर कोई वीरा के एवज 2 लाख की पेशकश करे, इतना तो वो भी दे सकती है, उससे सौदेबाजी कर लूंगा, मैंने बेपरवाही से कहा। और 4 लाख के बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझे उसके खिलाफ उकसा रहे हो अंकल मार्टिन? मैंने याद खुली मखमूर निगाहों से उसको घूरते हुए कहा। मतलब क्या तुम्हारा? कुछ भी नहीं, वो बेतकल्फाना अंदाज में था। बस ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारी निगाहों में वीरा की कितनी कीमत है। 4 लाख से यकीनन कम है। मैं सर हिलाते हुए खुद कलामी के अंदाज में ऊंची आवाज में बुड़राया कि वो भी सुन ले। फिर उससे मुखातिब होकर बोला, क्या इस शहर में कोई ऐसा भी सर फिरा है जो उसके 4 लाख दे सके? मैंने ये नोट कर लिया था कि काम की बात शुरू हो जाने के बाद उसने अंकल के खिताब पर कोई एतराज नहीं किया था। है नहीं, मगर तुम चाहो तो पैदा किया जा सकता है। वो मकारी पर उतरा। 4 लाख। मैं फिर बुड़बुड़ाया जैसे वो रकम मेरे मुंतशिर होते हुए असाब पर सवार हो गई हो। किस्मत की देवी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मैंने उसे लौटा दिया तो ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए रूठ जाए। क्या हिसाब लगा रहे हो? मुझे खुलकर बात करो, उसने कुसीले लहजे में कहा। मैंने यूं उलझे हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा जैसे मेरे दिलो दिमाग में जबरदस्त कशमकश जारी हो। फिर उस अदाकारी का भरपूर तासुर देने के लिए मैंने बोतल से गिलास में उस तरह विस्की डेली कि खासी बहकर कालीन पर आ रही, मगर मार्टिन ने मेरी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। वो दिलचस्पी के साथ मेरा जायजा ले रहा था। आइस पार्ट से यकबस्ता पानी गिलास में लबरेज करके मैंने बेतबाना अंदाज में एक लंबा घूंट लिया। फिर लबों पर जुबान फेरते हुए सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। मार्टिन मेरी तरफ निगरान था, मगर मैं उसके हिसाब खुद तका कर यह मालूम करने का तहिया कर चुका था कि उसे वीरा के खिलाफ वर्गलाने वाला कौन था। वीरा अभी तक उस पर आंखें बंद करके एतमाद कर रही थी। उसे वो वाहिद शख्स करार दे रही थी जिसने वीरा की जिनसी कशिश से कभी कोई मनफी असर नहीं लिया था। मगर वो शख्स अब वीरा की बीक कुनी पर तुला हुआ था, और अगर उसे मालूम हो जाता कि उस वक्त मैं वीरा के जानिसार साथियों में से था तो शायद वो मेरी जिंदगी भी अजीरन कर सकता था। मैं तुम्हारे बोलने का मुंतजिर हूँ। मार्टिन ने खामोशी के तवील वक्फे पर मुस्तरिब होकर मुझे टोका। क्या बोलूं? मैंने किसी अहमक की तरह मुंह फाड़ कर सवाल किया। हम 4 लाख की बात कर रहे थे। उसने मुझे याद दिलाया। ये रकम कौन देगा? मैं दूंगा। वो जल्दी से बोला। आज रात ओल्ड क्लिफ्टन जाने के बजाय उसे यहाँ बुला लो, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। उसके यहाँ आते ही तुम्हारी रकम पक्की हो जाएगी। तुम? मैंने तहकीर अमेज लहजा में कहा। तुम में वो पुर्जे ही नहीं है कि तुम किसी औरत के लिए 4 रुपए भी खर्च कर सको। ये बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है? तुम मुझे 4 दोगे तो उससे यकीनन 8-10 लाख जरूर वसूल करोगे। तुम हद से बढ़ रहे हो। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में हो रहा है। उससे आगे मैं जानूं और मेरा काम जाने, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा तो तुम्हारी मंजूर नजर है। 4 लाख भी क्यों खर्च कर रहे हो? उसे एक फोन कर दो, खुद ही दौड़ी चली आएगी। उसमें मेरी दलाली की क्या जरूरत है? तुम तो बैक वक्त उसके दुश्मन भी हो और मसीहा भी। मसीहा बनकर उसे बुलाओ और फिर दुश्मन बनकर पूरी कुव्वत से टूट पड़ो। कानो कान किसी को पता नहीं चल सकेगा। मेरे बुलाने पर भड़क जाएगी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जब भाई अपनी मर्जी से ही आई है वो बहुत बाखबर रहती है। अंदर के हालात उसे पोशीदा ना होंगे। कौन से अंदर के हालात? तुम तो मुझे हैरत से मारे डाल रहे हो अंकल। कहीं तुम दोनों ही बदमाशों की किसी टोली से तो नहीं ताल्लुक रखते जो अब गिरोहों में बट गई है? मैंने बहके बहके लहजे में कहा, मगर मैं कन्नकियों से मार्टिन का जायजा ले रहा था। मेरे आखिरी अल्फाज पर वो बहुत ज्यादा मुस्तरिब हो गया था। शायद उसे अपने आखिरी गैर मुताद फिक्रों पर अफसोस भी हुआ हो, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। अंदर के हालात के हवाले से यह इशारा मिल रहा था कि मार्टिन भी तंजीम ही की सफ़ों का आदमी था और शायद बराह रास्त किसी मकामी बड़े को जवाब दे रहा होगा, जब भी वीरा उसके असल रूप से बेखबर थी। फिर यह भी मुमकिन था कि मार्टिन दीदा तनिस्ता वीरा से जा टकराया हो और अपनी बेगर्जी की मुजाहिरे से उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन दर हकीकत वो किसी और के लिए वीरा के खिलाफ सरगर्म अमल था, और अब हालात उस मोड़ पर आ गए थे कि वीरा के उस दुश्मन ने दूर दूर से छेड़छाड़ के बजाय मार्टिन को खुली पेशकदमी का सिग्नल दे दिया था। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि उस नाजुक सूरत हाल में मैं सुल्तान शाह समेत पनागाह के लिए मार्टिन के पास जा पहुंचा और उसे मुझे चारा बनाकर वीरा पर हाथ डालने का फैसला कर लिया था। रही 4 लाख की बात तो उसमें कोई चांद नहीं थी। खुशकिस्मती की बात यह थी कि वीरा ने मार्टिन पर अपने तमाम तरह एतमाद के बावजूद उसे मेरी असलियत से आगाह नहीं किया था, वरना वो मेरे लहू का भी प्यासा हो जाता और शायद उसकी वहील चेहरे में पोशीदा गन से निकली हुई बेआवाज गोली दीवार के बजाय मेरे दिल ही में उतरी होती। लेकिन मार्टिन की उस लाइल्मी के बावजूद सूरत हाल मेरे हक में नहीं थी। अगर वो सब तंजीम के अंदर जन्म लेने वाली पेशा वाराना रकाबतों का शाखसाना था तो ये बात तय थी कि मार्टिन अपनी दनिश में मुझे वीरा के लिए चारा बनाकर मकसद हासिल होते ही राह से हटाने का फैसला कर चुका था। राजदारी तंजीम के बुनियादी असूलों में अव्वलीन अहमियत की हामी थी। वो लोग गैर जरूरी तौर पर किसी भी आम वाक़े के लिए
गैर मुतल्लिक गवाहों को जिंदा छोड़ने के आदी नहीं थे। बदमाशों से मुझ बेचारे का क्या ताल्लुक हो सकता है? मार्टिन खिफत अमेज हंसी के साथ बोला। अपनी पोजीशन की वजाहत कर रहा था। मेरा तो यह मतलब था कि वीरा मेरे घर के अंदर के हालात से भी बाखबर हो सकती है। ओह, तो खुलकर बात किया करो ना अंकल। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। गुफ्तगू में कब्ज की शिकायत पैदा हो जाए तो सिरे से मफहूम ही बदल कर रह जाता है। अंदर के हालात की वजाहत न की जाए तो किसी वक्त ख्यालात की रुदाइयों की तरह भी मबसूल होने का इम्कान रहता है। फिर बुला रहे उसे? मार्टिन ने मेरे बहक जाने पर शायद इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि वो किसी दुश्मन के वहम में मुब्तला है और अक्सर सीधी चलते चलते पुरस्कार नजर आने लगती है। मैंने चंद लम्हे कबल कही हुई बात को दनिस्ता कल का किस्सा करार देते हुए हिचकियों के दरमियान कहा। अब मैंने अचानक प्रोग्राम तब्दील किया तो वो भड़क जाएगी। न तुमसे 4 लाख मिलेंगे न वो 1 लाख देगी। अब बस करो, तुम बहुत पी चुके हो, उसने ताजीबी लहजे में कहा। हिचकियों के साथ उल्टियां शुरू हो गई तो सारे कालीन का सत्यानाश हो जाएगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीने दो मेरी जान अंकल, मैंने गिलास उंगलियों में नचाते हुए कहा। कालीन खराब हुआ तो कल 4 लाख में से नया कालीन डलवा दूंगा। बाहर बंदिश है, अंदर मिलती है तो तुम वाज बने जा रहे हो। बस करो। वो मेरे करीब आकर मेरी पुश्त पर हाथ फेरते हुए नरमी से बोला। मुफ्त की मिली है तो तुम अपनी औकात से ज्यादा पी गए हो। लाओ गिलास मुझे दे दो, वरना तुम्हारी हालत बिगड़ गई तो मैं तमाशा देखने के अलावा कुछ भी न कर सकूंगा। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ से गिलास लिया और अपने हल्के में अंडेल कर एक ही सांस में खाली कर दिया। उस रोज मैंने वाकई काफी ज्यादा पी ली थी। हवास जरूर बहाल थे लेकिन मेरा सर भारी होने लगा था और बेख्तियार सो जाने को दिल चाह रहा था। मार्टिन को अपने बेहोश हो जाने का यकीन दिलाने के लिए वो बेतदाली नागुज़ीर थी। सुल्तान शाह गाड़ी लेकर निकला हुआ था और वीरा से मुलाकात के लिए ओल्ड क्लिफ्टन जाने में खासा वक्त बाकी था। लिहाजा मैंने मार्टिन को ज्यादा खुल खेलने का मौका देने की बतदरीज बहकना शुरू कर दिया, लेकिन यह ध्यान रखा कि सारी ऑल फुल गुफ्तगू में 4 लाख का तज़किरा बार बार होता रहे ताकि मार्टिन अच्छी तरह यकीन कर ले कि वीरा को उसके कब्जे में पहुंचाकर 4 लाख रुपए की खतीर रकम कमाने का ख्याल मेरे ज़हन में जड़ पकड़ चुका था। मार्टिन दूर अपनी व्हील चेयर पर बैठा मेरी बेरब्त हरकत और सकनात को बगौर देखता रहा। फिर मैं लड़खड़ाता हुआ सोफे से उठा और बिस्तर की बजाय दीवार की तरफ बढ़ते हुए 2-3 कदम चलने के बाद ही कालीन पर ढेर हो गया। गिरते हुए मैंने अपना चेहरा मार्टिन की तरफ रखा था। होले होले कराते हुए आंखें मूंद ली थी, मगर पपोटों के दरमियान इतनी झुरी बरकरार रखी थी कि उसे देखता रहूं। मेरी अबतर हालत देखकर मार्टिन के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट ओद कर आई थी। रफ्ता रफ्ता मैंने अपने जिस्म को बिल्कुल साख्त सामत कर लिया। व्हील चेयर तेजी के साथ बढ़ती हुई मेरे करीब आई और थम गई। मार्टिन उस वक्त मेरे दायरा बसारत से बाहर था। चंद सानियों बाद मैंने अपने दाहिने शाने पर मार्टिन के पैर का दबाव महसूस किया और अपने बदन को ढीला छोड़ दिया। मैं बाएं पहलू के बल कालीन पर पड़ा हुआ था। मार्टिन के पैर का दबाव बढ़ते ही मेरा बदन कालीन पर चित हो गया और गर्दन कुदरती तौर पर उस तरफ घूम गई कि अब पपोटों की झुरी से मैं बस सफेद छत ही देख सकता था। मार्टिन की व्हील चेयर में लगी हुई बरकी मोटर की हल्की सी घूं घूं की आवाज मेरे करीब से उबर कर दूर होते होते बिल्कुल मातूम होगी, जिसका मतलब था कि वो कमरे से जा चुका था। मगर मैं फिर भी एहतियातन उसी तरह बेहिस्स हरकत पड़ रहा। उस आरामदेह हालत में मुझे नींद भगाने के लिए खासी जिद्दोजहद करना पड़ रही थी। तो वीरा से अहम तरीन मुलाकात का वक्त निकल सकता था जिसका अजाला होना नामुमकिन था। मैंने फैसला कर लिया कि अगर सुल्तान शाह मुकर्ररा वक्त तक वापस न लौटा तो टैक्सी पकड़कर वीरा से मुलाकात के लिए जाऊंगा। फिर यही सब सोचते हुए जहन पर गनूदगी का इस कदर शदीद हमला हुआ कि बदन को हिलाने जुलाने की भी सख्त न रही और मैं अपनी बसियार नोशी को कोसता हुआ अंधेरों की दलदल में गर्क होता चला गया। सुल्तान शाह ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ झंझोड़ कर बेदार किया था। उस वक्त मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, पपोटे मनोवजनी हो रहे थे, मगर मुझे आंखें खोलना ही पड़ गई। सुल्तान शाह उस वक्त गुस्से में बिफरा हुआ था। बर्दाश्त नहीं है तो पीते क्यों हो? मुझे बेदार होते देखकर वो अचानक ही पड़ा था। बड़ा शानदार नाश्ता है ये, अपना राना। कमरे में मार्टिन की चहकती हुई आवाज गूंजी। क्लासिकल स्टाइल का माहिर मालूम होता है। मैंने बरहमी के आलम में सर घुमाया तो वो करीब ही अपने व्हील चेयर पर विराजमान था। मैं फौरन ही बुखला कर उठ गया क्योंकि उस वक्त मैं फर्श कालीन की बजाय व्हील चेयर की ऊंचाई पर नर्म और गुदास बिस्तर में पड़ा हुआ था। मुझे बिस्तर पर किसने लटाया? मैंने बारी बारी उन दोनों को घूरते हुए भराई हुई आवाज में सवाल किया। मैं आया तो तुम इसी हालत में बेहोश पड़े हुए थे, सुल्तान शाह ने मुलामत अमेज लहजे में कहा, मगर मैं कालीन पर पड़ा था। वहीं लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। सब कुछ याद रह जाए तो नशे को नशा ना कहा जाए। मार्टिन बोला। थोड़ी देर के लिए तुम कालीन पर बेहिस्स हरकत पड़े रहे थे, फिर उठकर नाचना शुरू कर दिया था। वो तो गनीमत है कि यहाँ नौकर चाकर नहीं है, वरना अच्छा खासा तमाशा बन जाता। तुम नाचते नाचते थक कर मसहरी पर जा गिरे थे और इसी हालत में सो गए थे। मैं उलझन में पड़ गया। मैंने अपने ज़हन को बतेरा टटोला, मगर कालीन पर सो जाने के बाद कुछ याद न आया। अपनी ज़हनी हालत के बारे में मैं पुरएतमाद था कि आखिर तक बहका नहीं था। फिर मैं कालीन से मसहरी पर कैसे पहुंचा? सुल्तान शाह इनकारी था और मार्टिन मेरे किसी तागूती रक्स की कहानी सुना रहा था। लेकिन मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई थी, लेकिन मैं ये तयन न कर सका कि वो हरकत किसने की होगी।
मार्टिन एक माजूर आदमी था जो खुद अपने नकल हरकत के लिए व्हील चेयर का मोहताज था। ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि उसने मेरे वजनी वजूद को फर्श से उठाकर मसहरी पर डाला होगा ताकि बाद में नाच की कहानी तराज कर मेरा मजाक का उड़ा सके। गनीमत है कि यही नाच लिए हो, वरना वहां लोगों के ठट के ठट लग जाते। मेरी मानो तो अब थोड़ी देर ठंडे पानी के शावर के नीचे नहाए बगैर बाहर ना निकलना, कहीं फिर कोई भूला हुआ राग याद आ जाए और चाराए आम पर ठुमकना शुरू कर दो। मार्टिन मुज़क्का उड़ाने वाले अंदाज में मशवरा देता हुआ कमरे से निकलता चला गया। वो मशवरा ना भी देता तो उस वक्त मेरा गुस्ल करना जरूरी था। मैं सुल्तान शाह से निगाहें चार किए बगैर बाथरूम में घुस गया और लिबास उतार कर पूरी धार से ठंडे पानी का शावर खोल दिया। नहाते हुए भी मैं मुसलसल उसी वाक़े के बारे में सोचता रहा, लेकिन मसहरी पर मुंतकिल होने के बारे में मेरी यादाश्त ने साथ देने से इनकार कर दिया। अब बताओ ये क्या हरकत थी। सुल्तान शाह मेरे बाहर निकलते ही फट पड़ा। वो शायद दरवाजे के करीब ही खड़ा मेरे बरामद होने का मुंतजिर था और उसकी तेवरियां चढ़ी हुई थी। बस चूक हो गई। मैंने दाई आंख दबाकर खिफत आमेज़ लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि मार्टिन ने शरारत करते हुए शराब में कुछ मिला दिया था, वरना मेरी हालत कभी इतनी गैर नहीं हुई। ज्यादा चढ़ती है तो बस सो जाता हूँ। मार्टिन बता रहा था कि तुम दोनों डीलक्स पी रहे थे, जो जरा ताखिर से अपना रंग दिखाती है। उसने जो कुछ बताया अगर वो सच है तो तुम्हें अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर शराब नोशी से ताहिब हो जाना चाहिए। यूं सुनी सुनाई पर मशवरा ना दो, कभी पी कर देखो, उसके बाद जो मशवरा दोगे मान लूंगा। मैंने कहा, मान ली कि गलती होगी, मगर उसके बावजूद पंजे झाड़ कर पीछे पड़े हुए हो। इस तबसरा सुल्तान शाह चुप हो गया और घर से रवाना होने तक उसने उस मौजू पर अपनी जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकाला। तक नहीं निकाला। अलबत्ता वो बाजार से एक कैमरा ले आया था। उसी कैमरे में एक पर्दे के पस मंजर में उसने मेरी 2-3 तस्वीर ली। फिर उसी कमरे में उसने मुख्तसर अशिया और तस्वीर की कुछ तस्वीर ली। उस दौरान में मैं तैयार होता रहा और आखिरकार ठीक 7:30 बजे हम दोनों वहां से रवानगी के लिए तैयार हो गए। मार्टिन उस वक्त बरामदे में अपनी व्हील चेयर पर बैठा काफी पी रहा था। उससे रस्मी गुफ्तगू करते हुए हम आगे बढ़े और कर्नल की कार में वहां से रवाना हो गए। अब बताओ कि समारते में क्या खेल हो रहा है। मकान से थोड़ी दूर निकलते ही उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी, बहुत खतरनाक खेल हो रहा है जिसमें हम दोनों नागहानियां फंसे हैं। मैंने गाड़ी मोड़ते हुए कहा, बस इतनी इल्तिजा है कि जहां इतना सफर किया है थोड़ी देर और सफर करो ताकि मैं कहानी दोहराने की ज़हमत से बच जाऊं। फिर ऐसा बात होगी तो सब कुछ खुद ब खुद वाज़ेह होता चला जाएगा। पांच बातों के बारे में मैं खुद अंधेरे में हूँ, उन पर वीरा ही कुछ रोशनी डाल सकेगी। और वो शराब पीकर नाचने वाला किस्सा क्या था? खुश। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या तुम इस मामले में मुझे इतना ही गया गुजरा समझते हो? मुझे तो मार्टिन ने बताया था, फिर खुद तुमने भी तस्दीक कर दी कि तुम्हें इल्म नहीं कि खाली इन समझदारी पर कैसे पहुंचे थे और जो कुछ हुआ उसी दौरान में हुआ था। मसहरी पर पहुंचने वाला किस्सा वाकई काबिल गौर है, लेकिन उसका शराब नोशी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने मार्टिन को तासुर दिया था कि मैं पी कर बहक चलाऊं। उसी के नतीजे में उसने कुछ 2 टुक बातें भी कटा ली, वरना हमें मामलात के सर पैर का ही अंदाजा न हुआ था। यह बताओ कि तुम कहां से आए हो? वो भी अपनी रुदा सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था, लिहाजा नहायत आसानी के साथ मौजू तब्दील हो गया। वो घर से तो कैमरा खरीदने की नीयत करके ही निकला था, मगर फिर गाड़ी शहर के एक दूर उफ्तादा मकाम पर पार करके गजाला के घर की तरफ भी हो आया था, जहां पुलिस की भारी नफरी काबज थी और सरकारी गवाहों की मौजूदगी में घर में मौजूद साजो सामान की फहरिस्त मुरतब की जा रही थी। समाजी इदारे के एहलकार कर्नल जवार ज़ैदी मरहूम की मफरूजा फोन कॉल मिलते ही फौरी तौर पर वहां पहुंचे थे, जहां वीरान मकान में 2 ताज़ा लाशें उनकी मुंतजिर थी। ताज़ा लाशों या किसी दूसरी चीज को छेड़े बगैर फौरन पुलिस को इत्तला दे दी गई। फिर गालबन कर्नल की छोड़ी हुई तहरीर की बिना पर कामरान की निशानदेही हुई। कर्नल की वसीयत में कामरान के दिमागी आर्जे का वाज़ेह तज़किरा मौजूद था, लेकिन पुलिस वाले अपने लगे बंधे ज़ाब्तों से सर मुंह भी इनहिराफ न कर सके। इलाजगाह में अमले ने लाशों की शनाख्त के लिए कामरान को ले जाने के नजरिए की शिद्दत से मुखालफत की, क्योंकि उस संगीन हादसे को देखकर वो किसी बदतरीन ज़हनी सदमे से 2-4 हो सकता था, मगर कानून के मुहावजों के सामने वो बेबस हो गए। कानून की निगाहों में एक आदमी की जिंदगी या सेहत से ज्यादा अहमियत तो लाशों की शनाख्त की थी। इसलिए अस्पताल का अमला मजबूरन कामरान को एम्बुलेंस में साथ लेकर उसके घर पहुंचा, मगर खिलाफ तवक्का कामरान ने नहायत खामोशी के साथ किसी गैर मामूली रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किए बगैर उन लाशों का मुशाहिदा किया और कानून की कोई मदद किए बगैर वापस इलाजगाह लौटा दिया गया। सुल्तान शाह की आखिरी इतलात के मुताबिक दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मुर्दा खाने में पड़ी हुई थी और पुलिस को जाए वारदात से कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका था जो दौरे कत्ल के मुहर्रिकात पर रोशनी डालता। उस बारे में समाजी इदारे के रुकन का बयान बहुत अहम साबित हुआ था, जो बजाते खुद कर्नल से फोन पर गुफ्तगू करने का दावेदार था। मुझे ये खुशी हुई कि दोनों लाशें उस बंद मकान में सड़ने से बच गई। उसकी पूरी कुताहत सुनने के बाद मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लेते हुए कहा, उस हादसे के गम में तुम दूसरे अहम मामलात को बिल्कुल ही भुला बैठे हो। वो बोला, कौन से मामलात? मैं सरसरी लहजे में सवाल के बैठा। लाहिर्स काटेज, वो मानी के लहजे में बोला। मैं हंस पड़ा। ओह, वो तो अब एक भूला हुआ ख्वाब सा महसूस होता है। यकीन नहीं आता कि मैं सिर्फ वीरा के साथ मिलकर इतना बड़ा काम सर अंजाम दे चुका हूँ। क्या उसके बारे में भी शहर में कुछ खबरें गर्दिश कर रही है?
शाम के एक उर्दू अखबार ने शह सुर्खी के साथ पूरी तफसील शाया की है। वो हैजान अमेज लहजे में बोला, मैं तुम्हारे लिए अखबार भी लाया था, लेकिन वहां मार्टिन एक नई कहानी ले बैठा। उसके बाद बात करने का मौका ही न मिल सका। वहां सब कुछ खंडर हो गया, इमारत का कोई हिस्सा सही सलामत नहीं रहा। और कमाल की बात यह है कि तबाही के साथ ही पूरे खंडरात में खुद ब खुद जबरदस्त आग भड़क उठी, जिस पर आखिरी खबरें आने तक काबू नहीं पाया जा सका था। अभी तक मलबे से झुलसी हुई और मसक शुदा कुल 5 लाशें बरामद हुई हैं। आग की वजह से अभी तक बाकायदा इमदादी काम का आगाज भी नहीं हो सका है। साथ ही वक्फे वक्फे से मलबे के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाके भी सुने जा रहे हैं। ये सब तो वही है जिसकी तवक्का थी। ये बताओ कि उस हादसे और लाइट्स कार्टेज के बारे में क्या सराहियां क्या है। मैंने गाड़ी ओढ़ के लिफ्टन के इंतहाई बाएं सिरे पर नीम तारीकी में पार्क करते हुए सवाल किया। आम ख्याल यही है कि वहां नाजायज असले के बड़े ज़खायर पोशीदा थे जो किसी हादसे के नतीजे में तबाह हो गए। तो उस हवाले से लाइट्स कार्टेज की पुरस्कार शोहरत और उसके मालिक को भी कड़ी तनकीद का निशाना बना गया है। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से 2 सफ़ों का तय किया हुआ अखबार निकालकर मेरी कोट में डाल दिया। मैंने वो अखबार ही जेब में उड़स लिया। उस वक्त मैं कैबिन लाइट चलाकर बिलावजह अपनी ज़ात को किसी गैर मुताल्लिका आदमी की तवज्जो का मरकज नहीं बनाना चाहता था। मेरे हक में यही बेहतर था कि हत्तल इम्कान खुद को दूसरों की निगाहों से बचाता रहूं। टीवी लाइट के बारे में अखबार क्या कहता है? बस राय का पहाड़ बनाने की कोशिश की गई है। शाम के बेशतर अखबारात का गुजारा तो सुबह के अखबारात की दी हुई इतलात पर होता है। सही खबरें तो कल सुबह तक ही मिल सकेंगी। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली तो 8 बजने वाले थे। मेरे इमाम पर सुल्तान शाह कार से उतर गया ताकि वीरा अपनी गाड़ी कहीं दूर पार करे तो उसे अपनी रहनुमाई में मुझ तक ले आए। ये तजवीज़ कारगर रही। शायद वीरा पहले से वहां मौजूद थी क्योंकि सुल्तान शाह चंद ही सानियों बाद उसके हमरा आता हुआ नजर आया। उस वक्त वीरा ने सुरमई रंग का कमीज शलवार का सूट पहना हुआ था और उस लिबास में बहुत दिलकश नजर आ रही थी। उसने आते ही बेतकल्फाना अंदाज में अकवी निशिस्त संभाल ली। मैं भी ड्राइविंग सीट से उतरकर उसके पहलू में पहुंच गया और सुल्तान शाह ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरा ख्याल है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए हो। उसने मुझे टटोलने वाले अंदाज में सवाल किया। बुरे लोगों में रहकर अच्छी खबरें लाना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारा मार्टिन बहुत कमीना और दोगला साबित हुआ है। मैंने बराह रास्त मतलब की बात छेड़ दी। हो सकता है कि उस बारे में तुमसे अंदाजे की गलती हुई हो। और धीमी मगर ख्याल अंगेज आवाज में कहा, इतनी जल्दी ये नतीजा तुमने कैसे खस कर लिया? तुमने उसे मेरा नाम तो नहीं बताया था? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई थी। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। अब बिला तो अक्फ पूरी कहानी सुना डालो ताकि मैं उसके बारे में कोई फैसला कर सकूं। मैं बड़ी मुश्किल से मुलाकात का वक्त निकाल सकी हूँ। मैं तुम्हारी गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हें वहां कोई अहम मसला पेश आ गया है। कहानी मैं सुना दूंगा, मगर पहले यह बताओ कि तुमने उसे बीमार करार दिया था। मगर वो तो हर बार से सेहतमंद नजर आता है। उसके बावजूद हर वक्त एक खुदकार व्हील चेयर पर लदा रहता है। सेहतमंद नजर जरूर आता है मगर चलने फिरने से माजूर है। उसकी दोनों टांगे फाले सताएं, मगर वो बजिद था कि वो सेहतमंद है। अपने दावे की तायद में उसने अपने कदमों पर खड़े होकर भी दिखाया था। पहले तो वो इसी एक बात पर मरने मारने पर तुल गया था। वो बहुत ज्यादा अनापरस्त है, अपनी हर बात को सच मनवाने पर अड़ जाता है। अगर तुम्हारी शुबहात की बुनियाद यही है तो अपना ज़हन साफ कर लो और सुकून से वहां वापस चले जाओ। वो तुम्हारी बोली लगा चुका है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। मेरी बोली? वो हैरत से उछल पड़ी। ये क्या बेहूदगी शुरू कर दी तुमने? मैंने नहीं, ये बेहूदगी उसी ने शुरू की है। तुम्हें उसके घर ले जाकर मैं इसी वक्त मुबल्लग 4 लाख रुपए कमा सकता हूँ। वो दर हकीकत वो नहीं है जो ऊपर से नजर आता है। वीरा के लिए मेरा वो इंकिशाफ नाकाबिले यकीन साबित हुआ। फिर उसके इमाम पर मैंने अपने पहुंचने से वापसी तक की कहानी छेड़ दी और वो महवियत के आलम में कोई लुकमा दिए बगैर सुनती रही। तुमने वाकई बहुत अक्लमंदी से काम लिया। वो मेरे खामोश होती बोली, अगर तुम ऐसी अदाकारी न करते तो वह तुमसे हरगिज न खुलता। मेरा ख्याल है कि तुमने मेरी आस्तीन का एक बहुत मोजी सांप दरियाफ्त किया है, मगर उसे तुमसे परखाश क्या हो सकती है जबकि तुम उस पर अंधा एतमाद करती हो। मार्टिन के मामले में मुझसे शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक हुई है। तुम्हारी सुनाई हुई कहानी की रोशनी में अंदाजा होता है कि उसे मुझ पर मुसल्लत किया गया था और मैंने बखुशी उसे कबूल कर लिया। मार्टिन से विला की मुलाकात भी अजीब अंदाज में हुई थी। साल भर पहले वो एक अहम काम के सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई थी और कराची में मुकीम थी। तो टेनिस खेलते हुए उसके पाँव में मोच आ गई। वो कई दिन तक आराम करती रही लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। उसी दौरान में वान हूफ को किसी सिलसिले में वीरा की जरूरत पेश आ गई। उस वक्त तक वो दोनों एक दूसरे से बराह रास्त हम कलाम भी न हुए थे। वान हूफ की फोन कॉल के जवाब में वीरा ने उसे अपनी मौज के बारे में बताया तो वान हूफ ने उसे एक मशहूर मकामी सर्जन से रुजू करने का मशवरा दिया। वीरा सर्जन के क्लिनिक पहुंची तो वहां मार्टिन से मुलाकात हुई जो उस रोज पहली बार वहां मशवरे के लिए आया था। दोनों में गुफ्तगू हुई तो वीरा ने अपने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की क्योंकि वह दुनिया में बिल्कुल तनहा था और टैक्सी में क्लिनिक तक आया था। वीरा ने उसे उसके घर छोड़ने की पेशकश की जो फौरन ही कबूल कर ली गई और यूं दोस्ती का आगाज हुआ जो बढ़ते बढ़ते उस हद तक मुस्तहकम हो गई कि वीरा उसे अपने अतमाद का आदमी समझ लगी। लेकिन अब उसका ख्याल बदल चुका था। उसकी दानिस्त में मार्टिन इब्तदा ही से वान हूफ का आदमी था जो मार्टिन को किसी खास मौका पर वीरा के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था।